आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2021 साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से यूपी, टेट, सी टेट, रीट सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें हम बुद्धि लब्धि जो निकालने का सूत्र होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, यह होता है, इसका सूत्र होता है। तो मानसिक आयु कितनी है, इसकी मानसिक आयु है 14 और वास्तविक आयु है 13 मल्टीपल 100 होगा। तो इस तरह से हम इसकी आयु को निकालेंगे। इसका सूत्र निकाला था, मानसिक आयु m और रियल आयु 100। तो मानसिक आयु जो है उसकी 14 वर्ष और वास्तविक आयु 13 वर्ष और 100 मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 1400। और 1400 में जब भाग देंगे तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा तो यह इसका आंसर आएगा। आप चाहें तो इसे पूरा करके देख सकते हैं, इसमें होने में दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीखने का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। सीखने का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 पॉवलोव, नंबर 3 थॉर्नडाइक, नंबर 4 कोहलबर्ग। तो शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत दिया था वो पॉवलोव के द्वारा दिया गया था, और जो त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था वो इसका क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। और त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किशोर अपराध का कारण है। नंबर 1 माता पिता में अनबन रहना, नंबर 2 पिता के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार करना, परिवार में आपसी सहमति से कार्य होना या समृद्ध परिवार होना। तो इसमें से जो नेगेटिव है कि माता पिता में अनबन रहने के कारण जब घर में रोज कलेश होता है तो इसका प्रभाव जो है किशोर बच्चों पर भी पड़ता है और वह अपराध का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में जब आए दिन कलेश होता है तो बच्चे क्या करते हैं, इस माहौल में उनका भी दिमाग खराब रहता है और उससे वे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घूमने वाले बालकों के प्रवेश निषेध करना,
शैक्षिक पंचांग को निर्धारित करना है। तो चौथा ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था, तो 2000 अधिनियम के तहत 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात नहीं की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपधारणाओं का निर्माण, कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण या साहित्य का पुनरीक्षण। तो कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो यह कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन जो है वो चरण को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जो सम्मिलित करने का जो उद्देश्य था वह सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना था। अगला प्रश्न देखते हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नंबर 1 निरंतरता के सिद्धांत से, नंबर 2 अंतः संबंध के सिद्धांत से, नंबर 3 अन्योन क्रिया के सिद्धांत से, या नंबर 4 एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित माना जाता है, क्योंकि विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का घटक नहीं है? तो तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति या अनुभवों से सीखना। तो बुद्धि का जो घटक नहीं माना जाता है तो वह व्यावसायिक रुचियों को बुद्धि का घटक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? नंबर 1 चिंतन, नंबर 2 लिखना, नंबर 3 गेंद फेंकना, नंबर 4 खेलना। तो बालक की कौन सी क्रियाएं मनोगत्यात्मक नहीं मानी जाती हैं? तो मनोगत्यात्मक क्रियाएं वह होती हैं जिसमें हमारा शरीर वर्क करता है, मांसपेशियां चलती हैं, तो वह मनोगत्यात्मक क्रिया कहलाती हैं। तो मनोगत्यात्मक नहीं है। तो चिंतन मनोगत्यात्मक नहीं है, जबकि हम लिखते हैं तो हमारा हाथ चलता है, हमारी आंखें भी सक्रिय रहती हैं, गेंद फेंकने से भी तब भी हमारा शरीर काम करता है, खेलने पर भी हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो जिसमें हमारा पूरा शरीर वर्क करता है, हमारी सभी मांसपेशियां वर्क करती हैं, वो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया कहलाती है। तो चिंतन जो है वो मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यक्तित्व को मापने के लिए व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी थी? व्यक्तित्व को मापने के लिए व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी थी? ऑलपोर्ट ने, सेल्डन ने, आर.बी. कैटल ने या स्पेंजर ने? तो व्यक्तित्व को मापने की जो प्रश्नावली दी थी तो वह आर.बी. कैटल ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों से संबंधित है? तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित और अरोचक अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन एक अवास्तविक लक्ष्य विद्यालयों पर भार बढ़ा देता है, अधिगम के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन जो है वो अधिगम के प्रति दृष्टिकोण विषय और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्या समाधान का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? लक्ष्योन्मुखी,
कौशल जिसे सीखा जा सके और अभ्यास किया जा सके, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। या तो समस्या और समाधान का संबंध किससे नहीं है? तो समस्या और समाधान का जो संबंध है नहीं है, तो वह संगीत संबंधी योग्यता से नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की निम्नलिखित में से कैसी विधि है? नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधि, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि, नंबर 3 प्रक्षेपीय विधि, नंबर 4 प्रयोगात्मक विधि। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रक्षेपण विधि कैसी विधि है? तो यह व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? नंबर 1 सांवेगिक चिंतन, नंबर 2 अभिसारी चिंतन, नंबर 3 अपसारी चिंतन, नंबर 4 अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता की ओर जो ले जाने वाला चिंतन है वह हमें अपसारी चिंतन ले जाता है, क्योंकि अपसारी चिंतन में हमारे समस्या के लिए कई सारे ऑप्शन, एक से अधिक तरीके होते हैं, जबकि अपसारी चिंतन में सिर्फ एक ही तरीके से चिंतन किया जाता है या समस्या का एक ही हल होता है, यह कह सकते हैं सिंपल तरीकों में। अपसारी चिंतन में किसी समस्या का हमारे पास एक ही हल होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या के हमारे पास एक से अधिक हल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा विधि का अर्थ है। तो बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने और अनुसरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा विधि का जो अर्थ माना जाता है वह बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग को मापन के लिए किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन के लिए, अधिगम मापन के लिए, बुद्धि मापन के लिए या सृजनात्मकता मापन के लिए। तो रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का जो प्रयोग किया जाता है तो वह बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकरण के द्वारा, समवयस्क और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा, पुनर्बलन प्रदान किए जाने के और परिपक्वता के द्वारा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? नंबर 1 बेसलर, नंबर 2 बिने, नंबर 3 स्पीयरमैन, नंबर 4 कैटल। तो सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था तो वह बिने के द्वारा किया गया था। बिने ने एक बुद्धि सिद्धांत का निर्माण किया था, जबकि स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि सिद्धांत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंडित करना, उन पर ध्यान नहीं देना है। तो एक शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो वह विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? नंबर 1 30, नंबर 2 56, नंबर 3 45, नंबर 4 70। तो जो सप्ताह में न्यूनतम जो कार्य घंटों की संख्या है तो वह 45 घंटे मानी जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो वह क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। कौन सा? एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों के द्वारा सीखने से संबंधित है? तो सीखने से जो संबंधित माना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत परिणामों के द्वारा सीखने से माना जाता है? तो वह क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो परिणामों के द्वारा सीखने से संबंधित माना जाता है, जबकि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। और अधिगम अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वह कोहलर के द्वारा दिया गया था, और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा दिया गया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग ब्रह्म जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण, साहचर्य, अनुकूल या संतुलन। तो जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग ब्रह्म जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं तो उसे आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। और आत्मसात्मीकरण जो है यह पियाजे का ही सिद्धांत है। पियाजे ने अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षा की विशेषताएं नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व परीक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो प्रक्षेपीय परीक्षण की जो विशेषता नहीं मानी जाती है वह वस्तुनिष्ठ व्याख्या जो है वो प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्बर्ट बल्टूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? अभिप्रेरणात्मक अवधान, धारणा, पुनरुत्थान, अवधान, अभिप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्थान, अवधान, धारणा, पुनरुत्थान, अभिप्रेरणा या अवधान, धारणा, अभिप्रेरणा, पुनरुत्थान। तो अल्बर्ट बल्टूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो वह हैं अवधान, ध्यान, अवधान, धारणा, पुनरुत्थान और अभिप्रेरणा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीकी या साक्षात्कार। तो सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो मानी जाती है तो वह स्वप्न विश्लेषण को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ADHD का अर्थ क्या है? ADHD का अर्थ क्या है? वास्तविक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। तो ADHD का जो अर्थ माना जाता है वो ध्यान विकार वाले बालक आते हैं। ADHD के अंतर्गत ध्यान विकार वाले बालक आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं, कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है वह कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में
उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, तो वह निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से हम उनकी कमियों को पता करते हैं और उपचारात्मक माध्यम से हम उन कमियों को दूर करते हैं। रचनात्मक परीक्षण जो है यह कक्षा में ही किया जाता है। कक्षा में रहकर ही तुरंत ही उनकी कमियों को बता दिया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में हम देखते हैं कि उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन या 91वां संशोधन। तो भारत के संविधान में जो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।